अपनी इस कंप्यूटर वाली क्लास को। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चर्चा की थी सॉफ्टवेयर के बारे में, और सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने बायोस पे चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो इसे हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनके टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक की चर्चा की थी, तो अभी तक की जो चर्चा हुई थी उस पर हम लोगों ने किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में, ड्राइवर्स क्या होते हैं, और क्या है बायोस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, चलिए अपडेट क्या होता है, पैच क्या होता है, जितनी भी अपग्रेड क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा कर ली थी। अब हम लोग बढ़ेंगे, अपनी क्लास को आगे करेंगे। ठीक है, तो बायोस के बारे में हमने चर्चा की, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, पढ़ते हैं ट्रांसलेटर के माध्यम से। ठीक है, तो ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या करता है, इसका काम क्या होता है। अपने कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम रन किया है तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो भाषा हम समझते हैं उस भाषा में लिखते हैं, और कंप्यूटर के लिए उसको समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, जैसे हम लोग आप देखते होंगे कि अगर मोदी जी भी कहीं विदेश गए हैं, या फिर कोई भी प्रधानमंत्री, या फिर कोई भी कोई किसी देश का प्रधानमंत्री अपने यहाँ आता है, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री आता है तो उसके साथ उसे अपने देश की भाषा नहीं पता होती है ना, जैसे हमारे देश की भाषा नहीं पता है, तो क्या होता है एक ट्रांसलेटर लेके आते हैं जिसे क्या हो, इस देश की भाषा पता हो। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी क्रम में हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और चलिए तो देखते हैं ट्रांसलेटर आखिर होता क्या है। कि जैसे हमारे लाइफ में ट्रांसलेटर, जैसे आप किसी भाषा का ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी, इसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्या है, भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेटर। इसे क्या कहते हैं, अनुवादक के नाम से जाना जाता है। हमारा कंप्यूटर केवल भाषा, एक ही भाषा समझता है, और कौन सी भाषा है वो 01 की भाषा। कौन सी भाषा है, 01 की भाषा समझता है, जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा, या फिर हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड, या फिर हम बाइनरी कोड बोलते हैं, या फिर लो लेवल लैंग्वेज के हम नाम से उसे क्या जानते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रिपल एल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहले क्या होता है, सोर्स कोड होता है जो हम लोग लिखते हैं, उस कोड को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीनी कोड में। ठीक है, यानी कि अपनी भाषा को जो हम लोग लिखते हैं उसी भाषा को किसके कंप्यूटर को समझाने के लिए, यानी कि 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे क्या हो कंप्यूटर उस चीज़ को जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको समझ सके, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम लोग लिखते हैं, जिस फॉर्म में, जिस कोड से हम क्या करते हैं, अपना जो सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम बनाते हैं, उसी को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर कौन सा समझता है भाषा, बाइनरी भाषा, या फिर जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। और ये अलग अलग तरीके के ट्रांसलेटर के माध्यम से किया जाता है। जैसे कौन कौन से हैं, तो हमारा हो गया कंपाइलर, हो गया इंटरप्रेटर, हो गया और क्या, असेंबलर हो गया। क्या हो गए, तीन प्रकार के ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं। एक तो है कंपाइलर, दूसरा क्या है इंटरप्रेटर, और तीसरा क्या है असेंबलर। इन प्रकार के हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटरों का प्रयोग करते हैं। चलिए एक एक को हम देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कंपाइलर क्या करता है, देखिएगा, ट्रांसलेटर है तो क्या करेगा, अनुवाद ही करेगा। किसका अनुवाद, अनुवाद करेगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये क्या करता है, कंपाइलर के माध्यम से उसे हम किस में बदल देते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो मानव समझता है, ह्यूमन समझता है, ठीक है, ह्यूमन समझता है, उस भाषा को कंपाइलर के माध्यम से हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीनी भाषा में। किसमें, मशीनी भाषा में, जो क्या समझता है, मशीन समझता है। ठीक है, तो ह्यूमन की भाषा जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है, कंपाइलर के माध्यम से हम क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी भाषा है, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जिससे कि प्रोग्राम को आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सके। यानी कि प्रोग्राम को आसानी से एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम जो लोग मानव समझते हैं, उस भाषा को क्या करते हैं, मशीनी भाषा में, यानी कि कंप्यूटर को समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, किस तरीके से काम करता है, इसी के आधार पे इनके अलग अलग नाम है, कार्य के आधार पे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं इनको। यह भाषा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, मशीनी ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीनी लैंग्वेज में क्या करता है, ट्रांसलेटर करता है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। कंपाइलर किस तरीके से करता है, तो कंपाइलर जो पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के जो कोड होते हैं एक ही बार में क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन लैंग्वेज को बदलता है। तो यानी कि जितना भी आपने सोर्स कोड लिखा है वो क्या करेगा, कंपाइलर एक बार में ही क्या कर देगा, मशीनी लैंग्वेज में बदल देगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, एक लाइन को चेक करता है, अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की उसको त्रुटि दिखती है, प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखती है जो कन्वर्ट होने में, यानी कि ट्रांसलेट होने में
बाधक है, नहीं ट्रांसलेट हो पा रहा है, तो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को आपको बताएगा और जब वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उसके बाद में क्या करेगा, आपको आगे बढ़ने देगा। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को चेक करता है। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ में क्या कर देता है, पूरी फाइल को कंपाइल कर देता है। ठीक है, जो कंपाइलर है इंटरप्रेटर से ज़्यादा बुद्धिमान होता है क्योंकि यह एक ही बार में पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है। बिल्कुल, अब कोई काम एक ही बार में आप क्या कर रहे हैं, एक पेज है उसी को एक बार में ही ट्रांसलेट करते रहे तो आप ज़्यादा बुद्धिमान होंगे कि आपने क्या किया, एक एक लाइन को पढ़ा और एक लाइन को ट्रांसलेट किया। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा अलग अलग जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इनका अपना अपना महत्व है। ठीक है, तो जैसे लाइन बाय लाइन करेंगे तो वहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से भी चलेंगी। यहाँ पे क्या होगा, एक बार में क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा और उसके बाद में जो एरर आएंगे आपको दे देगा बल्क में कि इतनी इतनी आपकी एरर है, इन सभी एरर को आप दूर करिए। ठीक है, या फिर आप उसे लाइन बाय लाइन सुधारिए या फिर क्या करेंगे, एक एक करके सुधारेंगे। तो इसी प्रकार कंपाइलर एक साथ करता है और उसमें सारी एरर जो है आपको एक साथ में दी जाती है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है और लाइन पूरी लाइन को चेक करेगा तो क्या होगा, जब उसमें कोई एरर होगी तो उसे बताएगा, आप उसे सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार तो क्या है, कह रहा है कंपाइलर ज़्यादा बुद्धिमान होता है किससे, इंटरप्रेटर से। यह एक बार में क्या करता है, कंपाइलर पूरे जो सोर्स कोड होता है उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सभी प्रोग्रामिंग भाषा का अपना कंपाइलर होता है, जितनी भी प्रोग्रामिंग भाषा होती है उनके लिए क्या होता है, अपना कंपाइलर होता है। जैसे प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि C++ है, जावा है, सी है, C# है आदि को कंपाइलर का उपयोग अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबका सभी भाषाएं हैं, उनका अपना कंपाइलर होता है। ठीक है, उनके माध्यम से क्या करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आया होगा। सभी का क्या है, जैसे C++ होगी, जावा हो गई, सी और C# ये क्या है, कंपाइलर का प्रयोग करती हैं अपनी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। यानी कि कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया और ट्रांसलेटर, ये क्या है, ट्रांसलेटर है। और हाई लेवल लैंग्वेज को सभी क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कतें जो होती हैं, उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी उनके कार्य के आधार पे हम क्या करते हैं, उनको इनका विभाजन किया गया। जैसे कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में क्या करता है, जितना भी कोड होता है उसे क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, सभी जो भाषाएं होती हैं उनका क्या होता है, अपना कंपाइलर होता है। अगला कह रहा है यह कोड को एक एक लाइन करके मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। जैसे मान लेते हैं आपका सोर्स कोड लिखा है, तो पहले क्या करेगा, इस लाइन को चेक करेगा और इस लाइन को चेक करने के बाद में क्या करेगा, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। और किसी प्रकार की यहाँ पे आपको एरर मिलती है इंटरप्रेटर को, तो आपको एरर बता देगा और आप उस एरर को जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगर किसी लाइन में कोई एरर आती है तो जब तक उस एरर को ठीक नहीं कर लिया जाता तब तक कि यह आगे के कोड को ट्रांसलेट नहीं करता। यानी कि आप क्या करेंगे, जब ये क्या करेगा, एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा और उसमें कोई एरर पाएगा तो आपको उस एरर को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक के आगे सोर्स कोड को नहीं करेगा। तो ये टाइम टेकन है। और जैसे कंपाइलर क्या है, एक बार में आपको क्या करेगा, ट्रांसलेट करके दे देगा और वहाँ पे उसके बाद में एरर दे देगा कि इतनी एरर आपके प्रोग्राम में है, आप इन एरर को दूर कर लीजिए। लेकिन ये क्या करेगा, ये जब तक आगे बढ़ने नहीं देगा तब तक आगे ट्रांसलेट नहीं करेगा जब तक कि वो इस एरर, जो आपकी एरर है उसको आप सॉल्व नहीं कर लेते। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई। इंटरप्रेटर कोड की प्रत्येक लाइन को ध्यान से चेक करता है, बहुत अच्छे से चेक करता है। ठीक है, लाइन के सही होने पर वह उसे सीधे मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। इंटरप्रेटर का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, 1952 में किया गया था। ठीक है, 1952 में इंटरप्रेटर का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला क्या है, असेंबलर। बस अब यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के है उसको अभी बताएंगे। उस रिजल्ट को आप कंक्लूजन जो निकलेगा उस कैलकुलेशन को आप समझ लीजिएगा, उसी से आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, असेंबलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबली भाषा क्या होती है, असेंबली भाषा ऐसी भाषा होती है जिसमें हम क्या करते हैं, निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी भाषा को लिखने के लिए, जैसे हमने कहा कि सब्ट्रैक्शन लिखना है, मुझे जोड़ लिखना है, जोड़ के लिए SUB लिख दिए, एडिशन के लिए ADD लिख दिए, डिवीजन के लिए DIV। यानी कि किसी भाषा के लिए हम क्या करते हैं, निमोनिक्स का यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को शॉर्ट भी कर लेते हैं और उस निमोनिक्स के माध्यम से हमको याद भी पता भी रहता है कि इस चीज़ के लिए हम ये कोड यूज़ करें। तो यहाँ पे निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। और जब असेंबली भाषा को हम क्या करते हैं, जब असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं
तो क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, असेंबलर का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही बेहतरीन। असेंबलर का कभी कभी असेंबली लैंग्वेज यानी कि न्यूमोनिक्स कोड कंपाइलर भी कहते हैं। ठीक है, इसे असेंबली लैंग्वेज या फिर निमोनिक्स कोड ट्रांसलेटर भी कहते हैं। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, ये जो हम लोग लिखते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्या है, लिंकर। तो लिंकर क्या करता है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसको एक बार में हम पहले शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि होता क्या है। अगर हम बात करें ट्रांसलेटर की, तो ट्रांसलेटर क्या होते हैं, किसी भी प्रकार का ट्रांसलेटर है तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम भाषा अनुवादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाषा अनुवादक बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ किसी भी प्रकार की भाषा का ट्रांसलेट करना होता है, वैसे यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का भाषा का अगर हमें ट्रांसलेट करना होता है तो अनुवादक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या करना है, हमें लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी देश के एक प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में आते हैं तो क्या होता है, उन्हें हमारे देश की भाषा नहीं पता होती। मान लेते हैं जापान के कोई मंत्री हमारे यहाँ हैं, ठीक है, जापान के या फिर किसी देश के मंत्री आए, अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए हमारे यहाँ, तो फिर क्या है, उन्हें इंग्लिश भाषा अच्छे से आती है, वो हिंदी भाषा की जानकारी उनको नहीं है। तो क्या करेंगे, वो अपने साथ में एक ट्रांसलेटर अनुवादक लेके आते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारे देश के मंत्री और उनके देश के जो मंत्री हैं उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होगा, जो आपसी बातें होंगी, उनको क्या करेगा, उनको समझाएगा, ट्रांसलेट करने का काम करता है। उसी प्रकार जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि जो मानव द्वारा लिखे जाते हैं, यानी कि जो हम लोग कोड करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। आगे क्या होता है, लो लैंग्वेज, जो हमारा क्या है, कंप्यूटर समझता है। जैसे हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, केवल 0 और 1 की भाषा समझता है, 0 1 के अलावा कोई भाषा नहीं समझता। तो उसे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। और हम लिखते क्या है, अपनी भाषा में, यानी कि इंग्लिश भाषा में क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को कोड करते हैं। तो इसी इंग्लिश भाषा को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है कौन कौन सा है, अभी बताया गया। सबसे पहला क्या होता है, कंपाइलर होता है, कंपाइलर होता है। और क्या होता है, इंटरप्रीटर होता है, इंटरप्रीटर होता है। इंटरप्रीटर के बाद में क्या होता है, असेंबलर होता है। क्या होता है, असेंबलर होता है। तो ये क्या करते हैं, कंपाइलर पूरी लाइन को, यानी कि जितना भी सोर्स कोड है, ठीक है, जितना भी सोर्स कोड है, सोर्स कोड को क्या करता है, सोर्स कोड को क्या करता है, एक बार में क्या कर देता है, एक बार में कन्वर्ट कर देता है। एक बार में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अनुवाद कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक बार में अनुवाद कर देगा। ठीक है, सभी भाषा का क्या होता है, अपना अनुवादक होता है, ट्रांसलेटर होता है। इंटरप्रीटर क्या करता है, लाइन बाई क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, यानी कि प्रत्येक लाइन को चेक करेगा, उसके बाद में एरर होगी तो एरर देगा, और अगर जब तक आप एरर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक क्या करेगा, ये आगे बढ़ने नहीं देगा। असेंबलर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज, ये असेंबली भाषा को, किसमें, जो असेंबली भाषा होती है, जो हम लोग यूज़ करते थे, असेंबली भाषा को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि LLL में कन्वर्ट करने का काम करता है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ तक की असेंबलर की। अब हम बात करेंगे किसकी, लिंकर की। किसकी बात करेंगे, तो लिंकर का काम क्या होता है, लिंकर कंपाइलर के द्वारा उत्पन्न की गई ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़कर एक क्या बनाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, बदल देता है, और वह सीपीयू के पास भेज देता है। यानी कि अभी तक हमने क्या किया, जितने भी सोर्स कोड थे उन सोर्स कोड को हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया। यानी कि जो हमने अभी तक लिखा था उस सोर्स कोड को हमने क्या किया, मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया। ऐसी भाषा जो कंप्यूटर समझ सके, उसके लिए हमने क्या किया, अपने द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मैंने मशीन को समझाने लायक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए हमने कंपाइलर, इंटरप्रीटर और क्या है, असेंबलर का प्रयोग किया। अब यहाँ पे क्या होता है, लिंकर का काम क्या होता है, तो लिंकर का काम होता है जितनी भी सोर्स फाइल को हमने क्या किया है, अभी तक क्या किया है, कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, मान लेते हैं ये सोर्स कोड 1 है, ये सोर्स कोड 2 है, हमने क्या किया, कंपाइलर के माध्यम से क्या किया, कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करने के बाद में हमने क्या कर दिया, उसे ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, दूसरी सोर्स कोड है, यानी कि पहला है, ये दूसरा सोर्स कोड है, इसको भी मैंने क्या किया, कंपाइलर के माध्यम से कंपाइल किया, और ऑब्जेक्ट फाइल में यानी कि मशीनी भाषा में हमने बदल दिया। अब क्या करते हैं, हम मशीनी जो भाषा के जो दो हमारे ऑब्जेक्ट कोड निकल के आए, इन्हें हम क्या कर देते हैं, लिंकर के माध्यम से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, लिंकर के माध्यम से जोड़ देते हैं, जिससे क्या बन जाती है, वो हमारी .exe फाइल बन जाती है। क्या बन जाती है, .exe फाइल बन जाती है, और यही क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, यही सॉफ्टवेयर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल
फाइल जो हमारा कंप्यूटर क्या है समझता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हमने समझा क्या, कंपाइलर ट्रांसलेटर समझा, कंपाइलर समझा, इंटरप्रेटर समझा, असेंबलर समझा, और क्या है लिंकर समझा। और ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। विदाउट इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर रन नहीं करता है। अब आते हैं आपके क्या अगले हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेटा बैकअप लेना है, डिस्क क्लीनअप करना है, तो इस तरीके के जो अतिरिक्त अनुमति होती है उनको करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये क्या है, एंटीवायरस है, डेटा बैकअप हो गया, डेटा रिकवरी हो गया, विनजिप हो गया, विनरार हो गया, बैकअप फाइल्स हो गया, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन हो गया, डिस्क कंप्रेशन हो गया, और क्या है, सिस्टम डायग्नोसिस हो गया। ये क्या होते हैं, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने सभी चीज़ें समझी होगी। अब हम बात करेंगे ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, और ये भी क्या होता है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है और इस सिलेबस को आपके सिलेबस से अलग रखा गया है, यानी कि सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, लेकिन इसे क्या किया गया है, आपके सिलेबस में अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया गया है। तो कोई बात नहीं, आप सॉफ्टवेयर में ही इसको पढ़िए, ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़िए, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, जब आपके सिलेबस में होगा तो आप टिक लगा लीजिएगा कि ये टॉपिक हमने सॉफ्टवेयर में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कंप्यूटर को चलाना और उसे काम करने योग्य बनाना, बिना इसके आपका कंप्यूटर चल नहीं सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के मध्य एक मंच के रूप में काम करता है या अन्य सॉफ्टवेयर को क्या कर देता है, मंच प्रदान करता है। तो चलिए आगे बात करेंगे कैसे मंच प्रदान करता है। जैसे क्या है, आपके अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होते हैं, यूज़र, यानी कि यूज़र में कौन कौन आते हैं, हम लोग आते हैं। कौन आता है, हम लोग जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। अगला क्या है, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन यूज़र किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन से। किससे, यूज़र किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन को। यानी कि यूज़र का कोई ना कोई काम होगा, ठीक है, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, अपना कुछ ना कुछ एप्लीकेशन ओपन करेंगे। मान लेते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, क्लास देखना। क्या है, क्लास देखना। और क्लास देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो ऐप है जहाँ पे क्लास हमारी चल रही है उसको क्या कर देते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ तक कि किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी ना आती, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब क्लास देखना है तो आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन ही ओपन करेंगे, बिल्कुल। और एप्लीकेशन किस पे काम करता है, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लेते हैं आपने क्या किया, अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। तो आपके फ़ोन का जो बेसिक सॉफ्टवेयर आता है, जो आपका सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को ऑन करता है, और ऑन करने के बाद में एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने काम करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बताइएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में आपने क्या किया होगा, प्ले स्टोर से आपने क्या किया होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा। तो किस पे इंस्टॉल किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही तो इंस्टॉल किया है। तो क्या कर रहा है, एक मंच प्रदान कर रहा है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि यूज़र है, यूज़र क्या करेगा, क्या यूज़र को कोई हार्डवेयर यूज़ करना है वो डायरेक्ट यूज़ कर सकता है, कि यूज़र कभी भी किसी हार्डवेयर को अपने हिसाब से नहीं यूज़ कर सकता। मान लेते हैं आपको फ़ोटो खींचना है, तो क्या आप डायरेक्ट कैमरे का हार्डवेयर ऑन कर सकते हैं, तो कैमरे का हार्डवेयर आप डायरेक्ट नहीं ऑन कर सकते। क्यों नहीं ऑन कर सकते, क्योंकि आपको हार्डवेयर को कैसे ऑपरेट करना है किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। और जो यहाँ पे हमारा क्या है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, दो मोड पे बना होता है। एक तो होता है यूजर मोड और दूसरा क्या होता है, यूजर मोड, और दूसरा क्या होता है, कर्नल मोड। आपको ये सभी चीज़ें हम बता चुके हैं इससे पहले जब हम लोग बात किए। अब एप्लीकेशन हमने क्या किया, ओपन किया। और एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन ओपन किया होगा तो आपको मीडिया प्लेयर की आवश्यकता पड़ी होगी, तो आपने मीडिया प्लेयर ओपन किया होगा, ठीक है। आप उसे क्या करते हैं, परमिशन देते हैं एप्लीकेशन को। तो क्या हुआ, जितने भी हार्डवेयर की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं इसे इस तरीके से समझें, मान लेते हैं हमें कैमरा ही ओपन करना है। क्या करना है, कैमरा ओपन करना है। तो कैमरा ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, कैमरे का एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसका जो दूसरा पार्ट होता है ये यूज़र होता है। क्या होता है, ऊपर का यूज़र मोड होता है, नीचे का क्या होता है, कर्नल मोड होता है, जो क्या करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तब यहाँ पे होगा क्या,
जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी इससे रिलेटेड हार्डवेयर होंगे, यानी कि कैमरे से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर उसकी आवश्यकता होगी, वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम कैमरे से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर हैं उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और आपका क्या होगा, कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। और कैमरा ऑन होने के बाद में क्या होगा, आपको जो कैमरा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, जितनी भी चीज़ें हैं आपके फ़ोटो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कैमरे के साथ साथ में क्या होगा, आपको माइक की आवश्यकता होगी, तो आप क्या करेंगे, माइक को भी क्या करेंगे, ऑन करेंगे। क्या करेंगे, तो माइक भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन होगा। और ये क्या करेगा, जितने भी माइक से रिलेटेड, जितने भी उससे रिलेटेड हार्डवेयर है उनको क्या करेगा, यहाँ पे एक्टिवेट कर लेगा। कैमरा हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया, और क्या है, डिस्प्ले है, ब्राइटनेस है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी को क्या करेगा, वो यहाँ पे एक्टिवेट कर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं। फिर यहाँ से क्या करेगा, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा और ये क्या करेगा, एप्लीकेशन को रिटर्न करेगा और हमें क्या होगा, कैमरे का एप्लीकेशन ऑन होके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंच के रूप में काम करता है। फिर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम का आपका एक क्वेश्चन करा रहे थे हम। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन की बात की थी, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्हीं से आपको क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें फॉर पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पॉपुलर है विंडोज़ है, डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हमें क्या करना है, अपने सिलेबस का जो पार्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है, अगर लाइनेक्स और यूनिक्स भी दिया होगा तो लाइनेक्स और यूनिक्स भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन देखते हैं सिलेबस में क्या दिया हुआ है आपका। पहले तो हम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे। मैकिंटोश यानी कि मैक ओएस यानी कि जितने भी एप्पल डिवाइसेस हैं तो उनके लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैक ओएस होता है यहाँ पे। इसके लिए और भी इसके वर्जन है, जैसे माउंटेन लायन हो गया। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो पीसी के लिए कौन कौन सा, विंडोज़ सभी पॉपुलर जानते हैं, मैक MS डॉस हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, अबंतु हो गया, और क्या है, सोलारिसिस हो गया, और क्या है, OS2 हो गया। ये कितने हैं आपके, ये तो लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पॉपुलर है। तो इनसे क्या होता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये आपका क्लोज सोर्स है, ये क्या है आपका क्लोज सोर्स है, क्लोज सोर्स है। ये लाइनेक्स, यूनिक्स और क्या अबंतु, ये सब क्या होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर क्या है, कुछ स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप एंड्रॉयड डिवाइस में आप अभी क्लास देख रहे होंगे तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। विंडोज़ मोबाइल, आपके नोकिया लूमिया के जो सीरीज चली थी, जिन्होंने क्या किया था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोन लॉन्च किए थे, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी। अब एंड्रॉयड जो था, एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत सारे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, आसानी से और अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं। साथ साथ में बहुत ही पॉपुलर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनिक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार क्या है, अबंतु है। इसी प्रकार क्या है, एंड्रॉयड, अगर फ़ोन की दुनिया की बात करें तो एंड्रॉयड और iOS दो हैं, यानी कि जो एप्पल की डिवाइसेस होती हैं, एप्पल की डिवाइसेस के लिए हम iOS का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ हो गया, मोबाइल, विंडोज़ मोबाइल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, बाडा हो गया, सैम्बियन हो गया। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नोकिया का जो फ़ोन है किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता था, तो यहाँ पे सैम्बियन, पुराने ओल्ड वर्जन की बात करता था। फिर यहाँ क्या है, पाल्म ओएस है, फिर क्या है, वेब ओएस है, फिर क्या है आपका ब्लैकबेरी ओएस, जो ब्लैकबेरी डिवाइस आती थी तो वहाँ पे सैम्बियन ओएस के साथ साथ में ब्लैकबेरी, यानी कि जो महंगी डिवाइसेस आती थी वहाँ पे ब्लैकबेरी ओएस का यूज़ किया जाता था। फिर आगे बात करें कुछ टैबलेट के ओएस है, जैसे एंड्रॉयड हो गया, आईपैड ओएस हो गया, क्रोम ओएस हो गया, फायर हो गया, लाइट ओएस हो गया, और क्या अबंतु टच नाम के, ये क्या है, कुछ आपके टैबलेट के मोबाइल, जो टैबलेट होती हैं डिवाइसेस जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या है आपके डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो आप लोग एंड्रॉयड और आईपैड या फिर iOS से परिचित होंगे। ठीक है, क्रोम ओएस, अभी जो आपकी क्रोम बुक आती हैं, क्या आती हैं, क्रोम बुक आती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा अभी इंडिया में ये भी पॉपुलर होने लगे हैं, तो क्रोम बुक भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी हैं। ये भी क्या है, एज अ लाइक एक गूगल का है, और ये भी एंड्रॉयड भी गूगल का है, और ये भी क्या है, क्रोम ओएस भी गूगल का ही। तो ये भी क्या है, गूगल अपने आप में जिस फील्ड में हाथ रख देती है उसमें क्या करती है, महारत हासिल करती है। जो कंपनियां हैं, 3 कंपनियां बहुत पॉपुलर हैं, जैसे विंडोज़ हो गया,
आपका गूगल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, और क्या है मैक ओएस, ये सभी क्या है अपने आप में जिस फील्ड में भी काम करते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनकी लिस्ट है, आप इन्हें देख लीजिएगा। बाकी जो है लाइनक्स यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनकी हम लिस्ट आपको अभी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे उसे बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI क्या होते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप क्या करते हैं यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या करते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है, बिल्कुल है, जो इनपुट आउटपुट और सूचनाओं की प्रस्तुति के लिए केवल अल्फा न्यूमेरिक वर्ड का यूज करता है। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एक यूजर इंटरफेस है जिसमें एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉस ओएस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था यानी कि विंडोज़ का, और क्या है लाइनक्स, ये भी क्या था आपका डिस्क, मतलब ये भी क्या था आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। लेकिन इसमें बाद में इसके बहुत सारे वर्जन आए, बहुत सारे वर्जन आए, जिनको हमने क्या किया, अपग्रेड किया। हमने नहीं, मतलब हमसे मतलब हम सभी पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं उनसे मतलब है। और क्या किया इन लोगों ने, क्या किया अपना बहुत सारे डेवलप करके इन्हें क्या किया कैरेक्टर यानी कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपका डॉस यानी कि विंडोज़, जो इसका बाद में वर्जन आया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे लाया गया। तो GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी एक क्या है, यूजर इंटरफेस है जिसमें यूजर एप्लीकेशन से ग्राफिक द्वारा इंटरेक्ट किया जाता है, जैसे विंडोज़ और क्या है एंड्रॉयड है। ठीक है, तो इनको यूज़ करने के लिए जैसे अगर हम बात करें, ये क्या है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इस समय देख रहे हैं क्या, क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, हमें पेन सेलेक्ट करना है। तो पेन सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको टाइप किया और यहाँ से आइकन बढ़ाना है। तो ये क्या है, सब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पता है। अगर कोई अच्छा जानकार, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर किसी को टेक्निक थोड़ा बहुत भी मतलब क्या, अगर हल्का फुल्का भी जानकारी है तो क्या करता है, वो इस चीज़ों को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, इन चीज़ों को एक्सेस कर लेगा, थोड़ा सा उसे यूजर फ्रेंडली होना पड़ेगा, 1-2 दिन देखेगा, उसके बाद में क्या होगा, परिचित हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए कोई हमें अच्छी कंप्यूटर नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप देखते होंगे कोई पढ़ा लिखा हो या फिर ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो भी क्या करता है, मोबाइल पे कॉल डायल कर लेता है, कॉल डायल करने के बाद में कट कर देता है, पिक कर लेता है। ठीक है, पिक करने के बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब पे म्यूजिक यानी कि गाने भी सुन सकता है, और क्या कर सकता है, बहुत सारी मस्ती कर सकता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से संभव है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से ही संभव है। लेकिन अगर वहीं पे आपको कमांड, कोई यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन करना होता तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी होती, इस तरीके से टाइप करना होता, तो आप तो कमांड याद नहीं कर सकते थे। मतलब कमांड तो आप लोग तो याद कर सकते हैं, लेकिन जो सभी यूज़र हैं, क्या सभी यूज़र आज कंप्यूटर यानी कि मोबाइल ऑपरेट कर रहे होते? नहीं ऑपरेट कर रहे थे। क्या सभी यूज़र आज कंप्यूटर चला ले रहे होते? आज आज का अगर 2 साल का बच्चा भी है, वो भी क्या करता है, यूट्यूब पे मोटू पतलू देख लेता है ना, मोटू पतलू देख लेता है, अपने मनपसंद चीज़ के कार्टून देख लेता है ना, चंदा मामा दूर के भी देख लेता है। तो क्या है, उसे क्या जानकारी थी? नहीं थी। उसने क्या किया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो उसे क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से क्या करता है, वो अपनी चीज़ों को समझ लेता है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ से हमको इस वाले जो रेड कलर का आइकन है, इससे क्या मिलता है, हमारे काम की चीज़ मिलती है। तो क्या करेगा, वहाँ पे क्लिक कर लेगा और अपनी काम की चीज़ें निकाल लेगा। फिर अगर उसको टाइप करना आता है तब भी नहीं आता है, तब भी तो वॉइस पे क्लिक करेगा। एक बार मम्मी पापा ने बता दिया कि बेटा यहाँ से क्लिक करके बोल दो, ठीक है, तो मोटू पतलू बोल के क्या करेगा, उसे चला लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से जैसे इस तरीके से GUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम बने। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत ही आसानी से क्या हुआ, सभी लोग उससे क्या होने लगे, परिचित करने लगे। और अब कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए किसी को विशेष नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी हो, थोड़ा सा समझने लायक हो, बस क्या करिए, आप आइकनों को समझिए और उसके बाद में क्या करिए, चीज़ें अपना काम करिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने के बाद में क्या हुई क्रांति। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स के भी बहुत सारे वर्जन ग्राफिक्स वाले हैं। देखो, कैरेक्टर यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस में हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कमांड लिखते थे। अब इस तरीके की कमांड क्या है, जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जिसको जानकारी होगी, वही तो एक्सेस कर पाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अच्छा हमें ये देखना है, कैमरे का फोटो कितना है, यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया, कैमरे पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्या होता, कमांड लिखनी होती है और कमांड लिखने के बाद में हम कैमरे को क्या करते, एक्सेस करते। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना आती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे क्या है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा मेल करना है, मेल का आइकन बना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मेल। यहाँ पे क्या किया है, कैलेंडर है, तो यहाँ पे बना हुआ इंटरनेट का भी आइकन क्या है, ग्राफिक्स है, ठीक है। प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर है, यहाँ पे क्या है, सीनरी है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, आउटलुक है, गाने सुनना है, ठीक है, एक्सेल खोलना है, नोट वन ड्राइव खोल सॉरी वन नोट खोलना है, ठीक है, वीडियो देखना है ना, गेम खेलना है, ठीक है, क्रोम ब्राउजिंग करना है, MS वर्ड का लोगो। तो यानी कि हमें क्या, इससे क्या होगा, हमें केवल क्लिक करना है और हमें किसी प्रकार की कमांड लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया GUI और हो गया CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है कि मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने मोड होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट इज यूजर मोड एंड सेकंड इज क्या है, कर्नल मोड, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपका यूजर मोड होता है, दूसरा क्या होता है, कर्नल मोड होता है। यानी कि पहले अगर हम बात करें यूजर मोड की, तो ये क्या होगा, यूजर मोड में क्या होता है, देखिएगा, यूजर होता है, एप्लीकेशन होता है, और क्या होता है, OS होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एप्लीकेशन को चलाने में मदद करता है। देखिएगा, सबसे पहले यूजर होगा, फिर एप्लीकेशन होगा, और वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा। यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड लिख दिया है, आप विंडोज़ भी लिख सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो क्या होगा, 2 ही मोड पे काम करता है। जैसे क्या है, यूजर सबसे पहले यूजर मोड होगा, जहाँ पे यूजर किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन किससे इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर क्या होता है, फिर यहीं पे क्या होता है, जो कर्नल मोड होता है, तो कर्नल मोड में क्या होता है, ये इसके बाद की बात है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ेगा क्या, इसका दूसरा पार्ट है कर्नल मोड। और कर्नल मोड क्या करता है, हार्डवेयर, जितने भी उस एप्लीकेशन से रिलेटेड हार्डवेयर होंगे उनके संचालन के लिए कर्नल मोड जिम्मेदार है। और कर्नल मोड क्या करता है, उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में कितने हार्डवेयर को हमें आवश्यकता है, उन सभी हार्डवेयर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जैसे मान लेते हैं आपने गाना सुनना शुरू किया, तो आप वो गाना सुनने के लिए कितने टाइप के हार्डवेयर की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, कुछ CPU की आवश्यकता होगी, कुछ रैम की आवश्यकता होगी। तो क्या करेगा, उनसे रिलेटेड जो हार्डवेयर होंगे उनको एक्टिवेट करेगा। फिर आपको स्पीकर की भी आवश्यकता है, तो स्पीकर को भी क्या करेगा, स्पीकर को भी पावर सप्लाई पहुंचाएगा, और स्पीकर भी क्या होगा, आपका ऑन होगा, और स्पीकर से आपके गाने बजने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार को कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, 2 मोड पे होते हैं, एक यूजर मोड होता है, दूसरा क्या होता है, कर्नल मोड, ठीक है। तो इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये होता है यूजर मोड, ठीक है, यूजर मोड। फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्या होते हैं, यूजर किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन से, अपने उद्देश्य, अपने कार्य की पूर्ति करने के लिए। जो एप्लीकेशन होता है किससे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे क्या होगा, यूजर मोड होगा, ठीक है, OS का यूजर मोड। यहाँ पे क्या होगा, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग है क्या है, दूसरा भाग है कर्नल मोड। कर्नल मोड, और कर्नल मोड क्या करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है, क्या करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। फिर हार्डवेयर कर्नल को रिप्लाई देता है, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लाई देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को रिप्लाई देता है, और एप्लीकेशन से यूजर के बीच में ये कड़ियाँ, ये कड़ी चलती रहती है। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, काम कंप्यूटर में हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं, जैसे कार्यों के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि इन कार्य पद्धति के आधार पे भी हमने क्या किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का विभाजन किया है। किस तरीके से, एक तो है हमारा क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी कार्य को अगर बैच के रूप में करना होता है, जैसे मान लेते हैं हमने कोई काम करना है और हम क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के आसपास की बातें हैं, जब कंप्यूटर हुआ करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, यानी जो कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि उस समय कंप्यूटर चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी, कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि सामान्य लोग जिसको कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती थी वो कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकता था। तो उस समय होता क्या था, कुछ समस्याएं होती थी, जैसे उस समय रैम भी कम होती थी, स्टोरेज भी कम होता था, CPU पावर भी, कैपेसिटी भी, हर चीज़ें क्या होती थी, कम होती थी। तो क्या होता था, जब कंप्यूटर में हम बहुत सारी कमांड्स एक साथ चला देते थे तो कंप्यूटर क्या होता था, काम को डिले करता था। और काम को डिले करने के बाद में, जैसे आप इस समय क्या करते हैं, आप MS एक्सेल भी चला रहे हैं, साथ में गाने भी सुन रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, साथ साथ में MS एक्सेल पे कुछ काम कर रहे हैं, या फिर वर्ड पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं। आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता पड़ी तो आपने इंटरनेट से कुछ फाइलें निकाल के अपना काम कर रहे हैं। तो उस समय होता क्या था, इस समय आप क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्क, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्क यूज़ कर रहे हैं। तो उस समय होता क्या था कि एक तो कार्य क्षमता कम होती थी, स्टोरेज क्षमता क्या होती थी, वो भी कम होती थी।
तो इनको मैनेज करने के लिए होता है क्या था कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता था वो क्या करता था, जब आपके पास कोई काम करने कराने के लिए आता था तो उस काम से रिलेटेड जितने भी टाइप के काम, सेम तरीके काम होते थे, उनको क्या करता था एक साइड में रख लेता था। और एक साइड में रखने के बाद में क्या करता था, जब कंप्यूटर को ऑन करता था तो पहले उस कमांड से रिलेटेड जिन जिन एप्लीकेशन की आवश्यकता होती थी, जिस मतलब उस कार्य के लिए जिस एप्लीकेशन की आवश्यकता होती थी, मान लेते हैं किसी को एक टाइप का जॉब ए टाइप के काम मिले, ठीक है, तो 20 काम आए और 20 काम में से 5 जो है एक ही तरीके के कार्य हैं कि उसको एक बार इस प्रोग्राम को रन करने के बाद में क्या होगा, उन 5 काम को हम निपटा लेते थे, ठीक है। फिर उसमें से 8 काम ऐसे आए जो दूसरे प्रोग्राम से चलेंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम एक काम को फिनिश कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 8 काम को ऐसे एक्टिवेट करेंगे, मतलब उन 8 कामों को यूज़ करेंगे जिससे उस अब कार्य को करने के लिए उससे रिलेटेड जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं या प्रोग्राम हैं उनको यूज़ करने के लिए की आवश्यकता पड़ती थी। तो जब हम क्या करेंगे, उस काम से रिलेटेड हार्डवेयर को ओपन करेंगे तो 8 काम निपटा देंगे, फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो 8 काम निपटा देंगे। उसके बाद में हम क्या करते थे, थर्ड टाइप के, अब जो तीसरा काम था हमारा, कितने हो गए, 8 5 13, मान लेते हैं 7 काम एक है जो एक ही प्रकार के हैं, 7 काम एक प्रकार के, 8 एक प्रकार के हैं और 5 एक प्रकार है। तो क्या करते थे, हम एक एक करके एक प्रोग्राम को रन करते थे और उस प्रोग्राम को रन करने के बाद में उससे रिलेटेड जितने भी काम होते थे उन्हें कंप्लीट कर लेते थे। तो यही बैच प्रोसेसिंग हुआ करती थी, ठीक है। चलिए तो एक एक को पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है, जॉब 5 है और क्या है, जॉब 6, यानी कि हमारे पास 6 जॉब हैं। तो 6 जॉब के को क्या करें, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास गए कि सर हमें ये 6 जॉब्स करवानी है। तो वो क्या करेगा, इन 6 जॉब को क्या करेगा, फिल्टर करेगा और देखेगा कौन कौन सी जॉब हैं जो हमारे एक ही टाइप के प्रोग्राम से बन जाएंगी। तो हमने देखा कि जॉब 1, जॉब 3 और जॉब 6 जो हमारे 3 ये काम हैं, पहला है फाइल, जो दूसरी फाइल है और तीसरी फाइल है, यानी कि 3 जो जॉब्स है हमारी वो क्या है, एक तरीके के काम से हो जाएंगे। तो उसका हम क्या कर लेते हैं, बैच 1 बना लेते हैं। फिर क्या है, जॉब 2, जॉब 4 और जॉब 5 हमारी क्या है, अलग टाइप की फाइल है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही तरीके से मतलब एक ही तरीके के प्रोग्राम को यूज़ करके उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, जॉब 2 में रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, बैच उसे क्या बना लेंगे, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, ठीक है, सॉरी। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस बैच 1 को लागू किया और बैच 1 जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो क्या होगा, बैच 2 यहाँ पे जाएगा सीपीयू के पास में, ये प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। उसके बाद में बैच 2 से रिलेटेड जो प्रोग्राम होंगे उनको हम रन करेंगे और क्या करेंगे, इनको कंप्लीट करने के बाद में हम आउटपुट रिलेट करते थे। तो इसके लिए पहले कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था, इंतजार करता था जब बहुत सारे काम आ जाते थे, उसके बैच बनाता था और बैच बनाने के बाद में क्या करता था, उन कार्य को करता था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बैच ओएस क्या है कि 1960 के दशक में प्रयोग किए जाते थे। तो 1960 के दशक कब था बताइएगा। अगर हम बात करें, आपको टाइम पीरियड बताया था, यानी कि टाइम पीरियड निकालने के लिए बताया था, तो क्या बताया था, 40, ठीक है, या इसे 6 कर लीजिएगा। 1900 क्या कर लेंगे हम इसे, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा 6 और यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 7 और यहाँ पे कर लीजिएगा 8। फिर क्या करना था हमें, यहाँ पे करना था 0 7 420 कर लेना था, 420 कर लेना था, फिर इससे कम कर देना था 1956, ठीक है, 1956 हो जाएगा या 1900 क्या हो जाएगा 63। तो 1960 के दशक की बात कर रहा है। तो यानी कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी कराया गया था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में यूज़ होता था, तो सेकंड जनरेशन में यूज़ होता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन के समय की बात है, ठीक है। तब क्या हो रहा था, इसको चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता होती थी जो सभी प्रकार की जॉब्स को फिल्टर करके जॉब्स के बैच बनाता था, जो बात मैंने बताई। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग सामान्य प्रकार के गणनाओं को एक साथ करने के लिए किया जाता था, जिससे उसी प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा और उसी प्रकार के कंपाइलर यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा और उसी प्रकार के कंपाइलर का प्रयोग करके उस कार्य को कर सके, जिससे समय की बचत होती थी और लिमिटेड मेमोरी, समय की बचत होती थी क्योंकि उस समय लिमिटेड मेमोरी होती थी, लिमिटेड सोर्सेस होते थे, ठीक है। तो उस आधार पे हमने क्या किया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की। तो कार्यों के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, अब देखते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, कह रहा है एक समय में एक से अधिक प्रोसेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मल्टीटास्क का प्रयोग करते हैं। मेमोरी में एक समय में एक ही प्रोग्राम रखा जाता है, परंतु क्या है, सीपीयू के पास एक एक करके प्रोग्राम को भेजा जाता है और यह प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद में दूसरा प्रोग्राम सीपीयू के पास जाएगा। लेस रिस्पॉन्सिव यानी कि कम प्रतिक्रिया को दिखाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे।
यहाँ पे बात कहने का मतलब क्या है कि मल्टीटास्किंग, एक साथ में बहुत सारे काम करना है। तो हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू के साथ में मान लेते हैं हम आप क्या काम कर रहे हैं, वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे भी काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं क्रोम पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में क्या करते हैं हम, यूट्यूब भी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे म्यूजिक प्ले कर रखे हैं, ठीक है। तो क्या है, यूट्यूब पे म्यूजिक प्ले हो रही है, वर्ड प्रोसेसिंग है, और क्या है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, और साथ साथ में क्या है आपका यहाँ पे ये क्या है, अच्छा ये क्रोम था, ठीक है, क्रोम भी हम यूज कर रहे हैं। Sorry. तो यहाँ तक कि किसी को दिक्कत, कहने का मतलब क्या है कि सीपीयू के पास में पहले ये काम जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, वेटिंग एरिया में रहते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, रैम में रहते हैं, क्या कहाँ पे रहते हैं, रैम में रहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, रैम को कहते हैं प्रोग्राम का प्रतीक्षालय। क्या कहते हैं, प्रोग्राम का जो प्रतीक्षालय होता है, प्रतीक्षालय होता है, उसे हम किसे नाम से जानते हैं, तो रैम को हम प्रोग्राम का प्रतीक्षालय के नाम से जानते हैं। यानी कि सभी प्रोग्राम कहाँ पे, रैम पे आपको क्या करते हैं, वेट करते हैं, रैम पे इंतजार करते हैं सभी प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले यूट्यूब जाएगा और प्ले होके चलाएगा, फिर वर्ड जाएगा, प्ले होके चलाएगा, पावर पॉइंट एक्टिव होके चलाएगा, क्रोम होके एक्टिव चलाएगा। यह काम इतनी तेज होता है, यह काम इतनी तेज होता है, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, जो भी आपको बता दिया कि मान लेते हैं हम 5th जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अगर 5th जन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो मतलब क्या है, 1 बटे कितना होता है, 10 की पावर 15, कितना है, कहीं दहाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको एक का इतना हुआ भाग, ठीक है, मतलब एक को अगर हम क्या करें, एक बटे कितना कर दें, तो देखिएगा कितना निकल के आएगा कैलकुलेशन करके, तो उतने सेकंड, मतलब सेकंड का भी इतना पार्ट है, क्या है, सेकंड का इतना पार्ट है। तो सोच लीजिए अगर इसको हम डिवाइड कर ले तो कैलकुलेशन भी हो सकता है फेल हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेशन भी क्या हो गई, कैलकुलेटर जवाब देना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इतने कम सेकंड में ये काम क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है, इतने कम सेकंड में प्रोसेस कर देता है। तो सोच लीजिए 1 सेकंड का एक कितना भाग हो गया, एक के बाद में अगर 15 जीरो से डिवाइड करेंगे तो इतने कम समय में क्या कर देता है, एक काम को कर देता है। तो क्या करेगा, ये इतना तेज होता है कि हमें क्या होते हैं, ये रियल टाइम पे सभी प्रोग्राम एक साथ चलते दिखते हैं, क्या दिखते हैं, रियल टाइम पे एक समय में सभी प्रोग्राम एक साथ चलते दिखते हैं। हालांकि ये होता है क्या, पहले यूट्यूब जाएगा, उसके बाद में क्या हो, वर्ड प्रोसेसिंग होने के बाद में वापस आ जाएगा, ये हो पावर पॉइंट और क्रोम जाने के बाद में क्या होता है, वापस आ जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम क्या करते हैं, उसे एकदम मतलब वास्तविक, यानी कि ये लगता है कि ये प्रोग्राम एक साथ में चल रहा है। आपको म्यूजिक में किसी भी प्रकार का इंटरप्ट नहीं दिखेगा, आपका गाना लगातार बजेगा, आपका वर्ड भी लगातार काम करेगा, पावर पॉइंट भी लगातार काम कर रहे होंगे, लगेगा कि हमारा पावर पॉइंट तो हर टाइम एक्टिव है, लेकिन वो क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है। इनपुट जाता है, आउटपुट के बाद में रिजल्ट प्राप्त होता है, क्या होता है, बहुत तेज, यानी कि इतना कम समय है कि हम इसको फील ही नहीं कर सकते। इसे हम कंप्यूटर से ही माप सकते हैं, ऐसे तो हम देख भी मतलब समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होते हैं, सभी काम एक साथ में रियल टाइम पे होते दिखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, मल्टीटास्किंग के बाद में हम क्या करेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या करेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, देखिएगा यहाँ पे बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। मल्टीटास्क कर रहे थे यानी कि मोर रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो कम रिस्पॉन्सिव होता है, ये क्या होते हैं, अधिक रिस्पॉन्सिव होते हैं। सीपीयू सभी प्रोग्राम को एक साथ प्रतिक्रिया देगा, यानी कि अभी हम क्या कर रहे थे, एक समय में एक एक काम कर रहे थे, एक समय में एक प्रोग्राम को हम क्या कर रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, सीपीयू सभी प्रोग्राम को एक साथ में क्या करेगा, काम देगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है, टाइम शेयरिंग बोलते हैं। यानी कि एक साथ में क्या करेगा, सभी को समय साझा, सभी क्या करेंगे, आपस में समय साझा कर लेंगे और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो ये किस पे आधारित होता है, टाइम शेयरिंग पे। तो बस मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सभी उसमें क्या होता है, एक एक को रिस्पॉन्स देता है मल्टीटास्क में। यहाँ पे क्या होता है, सभी प्रोग्राम को एक साथ देता है, टाइम शेयरिंग पे काम करता है। ये क्या होता है, अधिक प्रतिक्रिया वाला होता है। इसमें अधिक मेमोरी तथा अधिक सीपीयू का प्रयोग होता है। यानी कि अब एक साथ में बहुत सारे प्रोग्राम काम कर रहे हैं, ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिव है और क्या कर रहा है, टाइम शेयरिंग पे काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, अधिक सीपीयू और अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। कंप्यूटर की प्रतीक्षालय किसे कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, ठीक है। अगली बात करें, निश्चित समय सीमा क्वांटम, किसी प्रोग्राम की कितना समय दिया गया उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम क्वांटम कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज टाइम क्वांटम, तो टाइम क्वांटम क्या होता है, एक प्रोग्राम को कितना समय दिया गया उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम क्वांटम
बोलते हैं। आगे बात करें, सीपीयू एक बार में एक प्रोग्राम को ही अपने अंदर रखता है, लेकिन गति तेज होने के कारण हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ वर्क करके करते दिखाई देते हैं। ये तो रही बात बैच की, हो गई मल्टी, हो गई मल्टी प्रोग्रामिंग, हो गई मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो मल्टी थ्रेड क्या होता है? तो मल्टी थ्रेड का मतलब क्या होता है? तो आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी जाता है किसके रूप में जाता है? थ्रेड्स के फॉर्म में जाता है। किसके फॉर्म में जाता है? थ्रेड्स के फॉर्म में ही जाता है। जैसे अभी आपको हम दिखा दें, तो आपको अगर दिखा दे तो यहाँ पे हो सकता है आपको चीज़ें दिख रही हो, कितने थ्रेड्स गए हैं और कितने थ्रेड्स कंप्लीट हुए हैं। इन चीज़ों को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हो सकता है आपको दिखे, लेकिन कोशिश करते हैं दिख जाए, लेकिन यहाँ पे मुश्किल है दिखना। ठीक है, तो इस समय आप यहाँ पे देख रहे होंगे सीपीयू यूटिलाइजेशन, हमारा जो सीपीयू लगा हुआ है इसका केवल यूटिलाइजेशन जो है कितना, 1% हो रहा है। कितना हो रहा है? केवल 1% हम सीपीयू का क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन। 5% के आसपास हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन चल रहा है, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे देखिएगा थ्रेड्स हैं, कितने थ्रेड्स भेजे जा रहे हैं और कितने थ्रेड्स हैंडल हो रहे हैं। ठीक है, कितने थ्रेड्स यहाँ से भेजे जा रहे हैं, कितने हैंडल हो रहे हैं, कितनी देर हमारा कंप्यूटर रन रहा है, यानी कि 1 घंटे की आपकी क्लास हो गई, तो 1 घंटे से आप है इसकी स्पीड क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड बोलते हैं। फिर यहाँ पे सॉकेट होते हैं, कितने सॉकेट है, कितने कोर हैं, कितने कोर का प्रोसेसर है आपका, डुअल कोर प्रोसेसर है, और कितने लॉजिकल प्रोसेसर है, 4 प्रोसेसर हैं। तो देखिएगा फिर यहाँ पे कैश मेमोरी जो आपको बताया गया था, L1 कैचे, L2 कैचे और क्या है, L3 कैचे, तीनों कैचे हैं। तो यहाँ पे L1 कैच जो L3 कैच है 4 MB की है, 512 KB की, L2 कैचे है, और L1 कैच जो है कितनी है, 122 KB की है। तो सोच लो रजिस्टर, जब 122 KB में ये मेमोरी है, कैश मेमोरी, और रजिस्टर की कितनी हो जाएगी, वो तो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, दिखा यहाँ पे। ठीक है, तो थ्रेड्स क्या होते हैं, मल्टी थ्रेड्स क्या होते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं। मल्टी थ्रेड की अगर हम बात करें, तो मल्टी थ्रेड का मतलब होता है व्हेन मैनी थ्रेड्स कम इनटू सीपीयू कोर्स एट द सेम टाइम दैट अ मल्टी थ्रेडिंग। क्या है, बहुत सारे जो थ्रेड्स हैं एक साथ में सीपीयू के पास में भेजे जाते हैं। जैसे अभी क्या है, 1458 एक साथ में भेजे गए थ्रेड्स। ठीक है, सीपीयू के कोर में एक समय में किसी प्रोग्राम के टुकड़े यानी कि थ्रेड्स भेजे जाएं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को मल्टी थ्रेड बोलते हैं। तो इसको चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिएगा मल्टी थ्रेडिंग के अंदर क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, पीस ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का क्या होता है, एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर में एक ही प्रोग्राम तो एक समय चल नहीं रहा हो, चलता है, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रोग्राम उस समय रन हो रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बेसिक प्रोग्राम होते हैं जिनका आवश्यक है रन होने के लिए, आपकी सभी चीज़ों को चलने के लिए। तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं और उनके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स भी चल रहे होते हैं। जैसे अभी बात करें इसी कंप्यूटर की, तो आपकी क्लॉक भी चल रही है, पावर सेविंग भी पावर कंजप्शन भी चल रहा है। ठीक है, स्पीकर भी चल रहा है, वाईफाई भी चल रही है, और क्या बहुत सारे प्रोग्राम क्या है एक साथ में यहाँ पे बैकग्राउंड पे भी रन होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ में रन होते हैं। तो क्या होता है, प्रोग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है, थ्रेड कहलाता है। चलिए इसको हम बहुत इन डिटेल में अच्छे से समझते हैं और इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपकी बात करें कोर ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू डुअल कोर है। अभी जैसे मैंने दिखाया आपका सीपीयू क्या था, 2 कोर था, और कितने, 4 लॉजिकल प्रोसेसर थे। कितने, अगर यहाँ पे 4 कोर होगा, ठीक है, और 8 कोर का प्रोसेसर होगा, जो वर्तमान समय में आप यूज़ कर रहे हैं लगभग 12 कोर या 16 कोर के प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 12 कोर 16 कोर के सबसे लेटेस्ट हैं। तो आपका ये जो कंप्यूटर चल रहा है कितने हैं, 2 कोर पे है, और इसमें 4 लॉजिकल प्रोसेसर हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर प्रोग्राम का टुकड़ा होता है क्या है। जैसे हाउ इट वर्क कैसे काम करता है। जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, हमारे पास एक क्या है, डुअल कोर प्रोसेसर है, जो अपना कंप्यूटर है जिस पे अभी हम लोग क्लास देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोर कितने हैं, 2 कोर हैं, यानी कि एक सीपीयू के कितने कोर हैं, 2 कोर हैं। ठीक है, थ्रेड 1 क्या है, थ्रेड 2 क्या है। अब जैसे हमारा एक वर्क था, मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, वर्ड का एप्लीकेशन ओपन किया, MS वर्ड ओपन किया, और क्या करेगा ये काम। अभी क्या था, सिंगल कोर प्रोसेसर क्या करता था, सिंगल कोर प्रोसेसर। अब इस प्रोग्राम के मान लेते हैं टुकड़े क्या करेगा, 2 टुकड़े कर लेता है। तो 2 टुकड़े यानी कि थ्रेड 1 बनाया, थ्रेड 2 बनाया। अब क्या करे, एक थ्रेड कोर 1 के पास भेज देगा, दूसरा थ्रेड कोर 2 के पास भेज देगा। यहीं पे क्या है, वर्क है हमारा, तो उस वर्क को कितने, 4 टुकड़ों में इसने क्या किया, बांट लिया। किसने, कितने टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में बांट लिया, और क्या किया, एक एक टुकड़ा क्या करेगा, एक कोर के पास पहुंचा देगा। तो बताइएगा अभी एक काम को कितने लोग कर रहे थे, अभी एक काम को करने के लिए कितने लोग लग रहे थे,
एक काम को वही काम करने के लिए दो लोग लग रहे थे तो समय लगेगा। मान लेते हैं इस काम को करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक दीवार आपको बनानी है, तो दो लोग मिलकर एक दीवार बना रहे हैं, तो दो लोग एक दीवार बना रहे हैं तो कितना समय लगेगा। मान लेते हैं हम कंप्यूटर क्लास चल रही, अभी हम ही एक क्लास ले रहे हैं, एक क्लास और ले रहे होते कोई टीचर, तो एक साथ में 1 घंटे में 2 क्लासेस हो जाती, साथ में यहाँ पे चल रही, एक दूसरे स्टूडियो से मान ली चल रही होती, तो 1 घंटे में 2 क्लासेस हो जाती। अब मान लेते हैं 4 स्टूडियो लगे होते और 4 स्टूडियो में क्या होती, आपकी क्लास पहुंचाई जाती, तो आपके पास इसमें 4 क्लासेस पहुंच जाती, यानी कि 4 टीचर कंप्यूटर के होते। तो वही काम है क्या कि एक दिन में आपको 4 क्लासेस मिल रही होती, अभी क्या है एक दिन में एक ही क्लास मिल रही। तो इस तरीके से एक काम को हम क्या करते हैं, जितने ज़्यादा भागों में बांट लेंगे, तो अभी उसी काम को 4 लोग मिलकर मान लेते हैं, यहाँ पे वही काम था, सेम काम को 2 लोग कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे उसी काम को क्या कर रहे हैं, 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, 16 कोर प्रोसेसर हो जाएगा, तो 16 भागों में बांटेगा तो क्या होगा, समय बहुत कम लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पीट्स ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ के सीपीयू के पास में उसे हैंडल करने के लिए जो भेजा जाता है, तो उसमें जो कोर्स होती हैं वो कोर्स क्या करती हैं, एक एक प्रोग्राम को लेके हैंडल कर लेती हैं और हैंडल करने के बाद में आपके पास रिजल्ट पहुंचा देती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने देखा क्या बैच हो गया हमारा, बैच के बाद मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद में मल्टी थ्रेडिंग हो गया। अब हम देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ओएस क्या है। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है रियल टाइम आरटीओएस से। चलिए तो देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर मोर देन वन सीपीयू वर्क टुगेदर। यहाँ पे क्या है, मल्टी प्रोसेसर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक साथ से अधिक प्रोसेसर क्या करते हैं, एक साथ में काम करते हैं। जैसे अभी क्या होता था, यहाँ पे एक ही प्रोसेसर लगा था, एक प्रोसेसर था उसमें 2 कोर का था और 4 लॉजिकल प्रोसेसर लगे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसर ही क्या होंगे, 4 प्रोसेसर होंगे। जैसे कितने, मान लेते हैं क्रोम, यहाँ पे क्या है, एक प्रोसेसर है वो 4 कोर का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 कोर हो गए। 2 प्रोसेसर लगे हैं, ये भी क्या है, 4 कोर का है दूसरा प्रोसेसर। तीसरा प्रोसेसर क्या है, ये भी क्या है, और चौथा प्रोसेसर क्या है, ये भी क्या है, 4 कोर का, मतलब क्वाड कोर का आपका क्या है, प्रोसेसर है। ठीक है, अब इसी को क्या करेगा, क्रोम लेके जाएगा, एक साथ में क्या करेगा, 4 काम को कर देगा। 4 टुकड़ों में एक प्रोसेसर क्रोम को हैंडल कर लेगा, एक किसको हैंडल कर लेगा, इसको कर लेगा, और एक प्रोसेसर क्या कर लेगा, इसको हैंडल कर लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि मल्टी प्रोसेसिंग में एक समय में एक से ज़्यादा सीपीयू प्रोसेसर कार्यरत रहते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिएगा, अभी क्या कर रहे थे, हम एक ही सीपीयू के पास में एक प्रोग्राम के थ्रेड्स भेजते थे, मतलब टुकड़े भेजते थे और उन्हें हैंडल करने के लिए, काम करने के लिए करते थे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसर ही लगे हैं, तो प्रोसेसर के भी अपने क्या होंगे, कोर होंगे, और उनके पास भी क्या होगा, थ्रेड जाएगा। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक काम को करने के लिए एक प्रोसेसर ही ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, अतिरिक्त फास्ट हो जाएंगे, बहुत ही महंगे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेसर ही एक से अधिक लगे होंगे। आगे कह रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आरटीओएस। तो आरटीओएस क्या होता है, द रिस्पॉन्सिव टाइम ऑफ सीपीयू इज फिक्स्ड। क्या है, द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ सीपीयू इज फिक्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वो जो आपका समय है वो दिए गए समय पे ही काम करेगा, उससे पहले ना उसके बाद में। तो उसके बाद में करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे पहले ना करेगा ना उसके बाद में करेगा। आपने क्या किया, एक समय फिक्स कर दिया कि अलार्म जो है 8 बजे बजना है, तो 8 बजे ही अलार्म बजेगा ना, 8 बजे से पहले यानी कि 7:59 पे तो बजेगा नहीं, या फिर 8:01 पे तो बजेगा नहीं। 8:01 पे अगर आपने 5 मिनट का लगा रखा है बजने का तो बजेगा। ठीक है, लेजी आदमी है हम लोग ना, तो क्या करते हैं, अलार्म लगा लेते हैं, 5-5 मिनट का स्नूज लगा लेते हैं, तो इसी प्रकार से वो 5-5 मिनट पे बजता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीपीयू का जो प्रतिक्रिया देने का समय होता है एकदम फिक्स होता है, उससे न पहले देगा ना बाद में देगा। जैसे एयर बैग हो गया, पैरासूट्स हो गए, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे कार का एक्सीडेंट होता है, तो कार का एक्सीडेंट में क्या होगा, जैसे ही उसे पता चलेगा एक्सीडेंट हुआ, तो उसके लिए एक समय निश्चित है कि इतने समय में हमें पैरासूट ओपन करना है कि वो जो हमारा जो ड्राइवर है कार का, वो क्या हो, हैंडल से टकराने से पहले क्या है, अगर मान लेते हैं डिले हो जाएगा तो क्या होगा। आपने कभी देखा होगा कि एयरबैग, क्या कभी आपने देखा, या तो एयरबैग खुलेगा ही नहीं, या तो खुलेगा ही नहीं, लेकिन अगर खुलेगा तो वो टकराने से पहले ही क्या करेगा, आपको रोक लेगा, यानी कि एकदम सही समय पे। आपने पैरासूट से जंप लगाई और पैरासूट से क्या किया, पैरासूट ओपन किया, अगर सही समय पे नहीं खुलेगा तो ज़मीन पे गिर जाएंगे। आर्मी कहीं पे युद्ध चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, हथियार पहुंचा रहे हैं, खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो सही समय पे अगर वो नहीं काम करेगा तो कहीं और पहुंच जाएगा। कहीं और पहुंचने के बाद में रिस्पॉन्स मतलब एकदम सही समय पे, जैसे
एकदम सही समय पे जब काम करे दिए गए निश्चित समय पे, तो वही होते हैं हमारे आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कार का एयरबैग हो गया। फिर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ आरटीओएक्स, कुछ एग्जाम्पल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरटीओएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बताइएगा कौन सा आरटीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे क्यूएनएक्स हो गया, जिसे विंडोज सी हो गया, और क्या है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सी का मतलब होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, वीएक्स वर्क है, ट्रॉन है, और क्या है आरटी लाइनॉक्स है, ठीक है, ओएससी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कौन से हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इससे भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यह मेन सिस्टम से जुड़ा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उससे जुड़े सभी कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से लोड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक से ज़्यादा प्रोसेस का उपयोग करता है और साथ ही साथ रियल टाइम एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा यूज़र को सेवा प्रदान करता है। जैसे आयरिक्स ओएस हो गया, एक्स ओएस हो गया, सोलारिसिस हो गया, ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रल लगा होगा। क्या होगा, इसको हो सकता है मैंने इमेज के माध्यम से भी समझाया हो। ठीक है, हाँ ये इमेज लगी हुई है। ठीक है, तो बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये मेन कंप्यूटर है, इसका क्या होगा, सीपीयू होगा, मेमोरी होगा, और क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी कि उसकी सीपीयू होगा, मेमोरी होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इसमें पड़ा है तो सीपीयू और मेमोरी की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो यहाँ पे तो चीज़ें हो गई, लेकिन अदर जो इसके साथ में जुड़े कंप्यूटर होते हैं, अदर जो जुड़े कंप्यूटर होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सीपीयू होता है, अपना मेमोरी होती है, लेकिन क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके क्या करते हैं, काम करते हैं, और जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं यहीं पे स्टोर होती हैं। तो ये क्या होगा, अधिक प्रोसेसर वाला होगा, इसकी पावर क्षमता भी अधिक होगी और इसकी जो स्टोरेज क्षमता भी होगी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड आपको समझ में आया होगा। क्या करता है, सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करने की अनुमति देता है और सभी लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इसी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और बाकी जो इसके साथ में कंप्यूटर लगे होते हैं उनकी केवल अपनी मेमोरी होती है और अपना क्या होता है, सीपीयू होता है। फिर ये लोड किससे करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बुलाते हैं, ये अपने जो मेन सिस्टम होता है उसी से ऑपरेटिंग सिस्टम को ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अपना नेटवर्क ऑपरेशन है। तो नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स द सर्वर कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा यूजेज सिक्योरिटी एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। कह रहे हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करते हैं और किसी यूज़र को सुरक्षित डेटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे विंडोज सर्वर 2, विंडोज सर्वर 2003 और विंडोज सर्वर 8। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या होते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे ये क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पड़ा होता है। फिर क्या होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, और सभी का यहाँ पे क्या होता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, सभी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे तो उसमें क्या था, सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे देखिएगा, नेटवर्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क कर लीजिएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे उसमें क्या होता था, सेम नेटवर्क के ही तरह था, लेकिन उसमें क्या था, सभी के पास में अपना सीपीयू और मेमोरी होती थी, लेकिन उनके पास अपनी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। यहाँ पे क्या होता था, एक सर्वर सिस्टम होता था जिससे क्या होते हैं, सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं और क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे क्या होते हैं, ये सर्वर कंप्यूटर, सर्वर और ये क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। ये क्या होता है, ये क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो जो इससे जुड़े कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हम सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे क्या होगा, सभी का अपना सीपीयू, मेमोरी और क्या होगा, रैम भी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। फिर क्या है, एम्बेडेड ओएस। तो यहाँ पे देखिएगा, सभी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया। फिर आपके सिलेबस का जो है क्या पढ़ेंगे, हम विंडोज़ ओएस पढ़ लेंगे। विंडोज़ ओएस के बाद में आपका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। तो देखते हैं एम्बेडेड ओएस क्या होते हैं। तो एम्बेडेड ओएस को हिंदी में अर्थ क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसे छोटी डिवाइसों या छोटी सिस्टम में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, मोबाइल फोन्स, व्हीकल्स कंट्रोल्स, डिजिटल कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक एयरलाइंस आदि। ये ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे मेमोरी फुटप्रिंट पर कम प्रोसेसिंग पावर वाले डिवाइस के लिए तैयार किए जाते हैं, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न कार्यों को संचालित करना होता है। ठीक है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये आपकी जो किस पे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो छोटी डिवाइस में काम करते हैं। जैसे आपकी घड़ी हो गई, तो घड़ी क्लॉक जो डिजिटल घड़ी होती है वो भी क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर है, तो उसमें क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके जो वॉशिंग मशीन हो गया, तो उसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ऐसे छोटी डिवाइसेस के लिए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल संचालन के लिए, ठीक है,
मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, अपनी जो रोम होती है, रोम में ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, छोटे कार्यों को करने के लिए किया जाता है, और बहुत उससे क्या करते हैं, रैम रोम में ही हम अपलोड कर देते हैं। इसके लिए हम अलग से हार्ड ड्राइव या फिर अलग से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं लगाते, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में ही होंगे, उसी की जो मुख्य मेमोरी होती है, जो जैसे बायोस होता है अपना, वहीं पे क्या होता है, बायोस के साथ साथ में यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे दिया जाता है। तो इन्हें हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते थे, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर क्या है, डेडलॉक की प्रक्रिया। तो जब दो प्रोग्राम एक ही हार्डवेयर को यूज़ करते हैं तो एक दूसरे को रोकने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक की प्रक्रिया बन जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या होता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है। मानी कि काम क्या है, यानी कि एक मान लेते हैं एप्लीकेशन है, क्या है, जब क्या है, दो प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे दो प्रोग्राम है, मान लेते हैं वर्ड और एक्सेल दो प्रोग्राम है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को दोनों क्या कर देते हैं, दोनों यूज़ करने, एक ही समय पे दोनों यूज़ करने का काम करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये थोड़ा सा एक दूसरे को रोकने लगते हैं कि तुम ना यूज़ करो, हम पहले हम वाली बात हो जाती है। फिर क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डेडलॉक की स्थिति बोलते हैं। और हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। मतलब कि आपके पास एक ही पेन है और इस पेन को आप दो लोग एक साथ में ही यूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ना आप यूज़ कर पाएंगे ना वो यूज़ कर पाएंगे, तो क्या होगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। वही प्रक्रिया है डेडलॉक की प्रक्रिया। यानी कि एक दो प्रोग्राम होते हैं और हार्डवेयर आपका, तो मान लेते हैं एक ही हार्डवेयर, मान लेते हैं कैमरा लगा हुआ है, तो क्या होते हैं, दोनों प्रोग्राम एक ही साथ में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रक्रिया में डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए जैसे हम लोग देखते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमने एक डिवाइस यूज़ कर रखी है, कोई हार्डवेयर यूज़, मान लेते हैं हम कैमरा वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैमरे के लिए फ़ोटो खींचने के लिए जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या कहेगा कि दिस हार्डवेयर इज़ यूज्ड बाय अनदर प्रोग्राम, यानी कि वो हार्डवेयर किसी और प्रोग्राम के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, ताकि क्या हो, डेडलॉक की स्थिति से बचा जा सके, ताकि डेडलॉक की स्थिति ना होती। यानी कि जब आप दूसरा हार्डवेयर बंद कर देंगे तो क्या होगा, उस प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए, आप फोटो खींचने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल, उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। यानी कि डेडलॉक की स्थिति नहीं बनेगी। उस एक प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो क्या होगा, जब दूसरा प्रोग्राम ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो हार्डवेयर को यूज़ नहीं करेगा। आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, आप कॉलिंग के समय में, आप वो भी कॉलिंग के समय में आप बहुत सारे हार्डवेयर, जैसे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो आप साथ में वीडियो प्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हार्डवेयर भी क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम हार्डवेयर यूज़ कर रहा है, और उसी हार्डवेयर को जो दूसरा लेने लगेगा तो क्या होगा, हैंगिंग प्रॉब्लम आएगी, डेडलॉक की स्थिति बनेगी, और क्या होगा, कंप्यूटर भंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा, इतनी कहानी थी आपके सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर हैं, तो उन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो 175 पेज की आपने पीपीटी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्या है, मालवेयर क्या होते हैं, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, एंटीवायरस, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करना है। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, आपका सिलेबस अलग से दिया है, तो भविष्य साइबर सुरक्षा से हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, और फिनिश करने के बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसी को कोई प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम अगर हो तो आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।